फाइन स्टूडेंट। देखो तो अभी तक क्या क्या कवर किए हम लोग कंजंक्शन में? 2 क्लास हो चुका है कंजंक्शन का, करेक्ट। फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देखा अबाउट कंजंक्शन, वी हैव सीन अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ कंजंक्शन, करेक्ट। ये फर्स्ट क्लास में हम लोग देखे थे, जहाँ पे हम लोग चर्चा किए थे कि कंजंक्शन क्या होता है, क्या बेसिक्स मीनिंग है कंजंक्शन का, वर्ड्स का रिलेवेंस क्या है, फ्रेज का रिलेवेंस क्या है, क्लाउज का रिलेवेंस क्या है और सेंटेंस का रिलेवेंस क्या है। क्लाउज का मतलब होता है 2 तरह के क्लाउज, इंडिपेंडेंट क्लाउज एंड डिपेंडेंट क्लाउज। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि जब तुमको सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बताएंगे तो उस समय तो पता होना चाहिए कि डिपेंडेंट क्लाउज क्या है, इंडिपेंडेंट क्लाउज क्या है। समझ गए? तो ये हम लोग फर्स्ट क्लास में देखे थे, चर्चा किए थे। सेकेंड क्लास वॉज टोटली डेडिकेटेड टू योर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। इसमें हम लोग कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के बारे में पढ़े थे, करेक्ट। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एग्जाम्पल देखो, बहुत सारा एग्जाम्पल था ना स्टूडेंट, बताओ तुम लोग। यस, इसको तो याद करने का तरीका ही बहुत अच्छा है। फैन वॉइस, फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो। और जहाँ तक सवाल है नॉर का, तो इसका यूज़ देखे थे ना, इसका एकदम स्पेशल तरीके से यूज़ किया जाता है। नॉर के बाद जो होता है वहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं, ठीक है, तरीका है। और किस में बताए थे? जब क्लॉज हो तब कैसे यूज़ किया जाए, कंडीशन, ऐसा नहीं कि कुछ भी लिख दोगे। और हम जो बताए थे क्लॉज से संबंधित बताए थे, जब आप क्लॉज में नॉर को लिख रहे हो तो उस समय स्पेशल तरीके से लिखना होता है। हाँ, जहाँ तक सवाल है वर्ड्स का, फ्रेज का, तो सिंपल में लिख सकते हो आप लोग, समझ गए ना? ये कंप्लीट हो गया। तो थर्ड क्लास आज हम लोग करेंगे जो भी छूटा हुआ है, यानी कि जो भी बचा हुआ है। तो क्या बचा हुआ है बताओ? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वी हैव कंप्लीटेड। सेकंड क्या बचा हुआ है? कोरिलेटिव कंजंक्शन एंड योर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। और उसके बाद थर्ड पार्ट भी बताएंगे, यानी कि टोटल फोर्थ पार्ट भी बताएंगे आज। तो फोर्थ पार्ट क्या है थोड़ी देर में समझेंगे क्लास में। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग विथ सेकेंड टाइप ऑफ कंजंक्शन, दैट इज कोरिलेटिव कंजंक्शन। लिख लो, कोरिलेटिव कंजंक्शन, ऐसा कंजंक्शन जो कोरिलेटिव हो, यानी कि पेयरिंग में हो। ये जो कंजंक्शन आता है स्टूडेंट, ऑलवेज कम इन पेयरिंग, ये हमेशा पेयरिंग में ही रहेगा, ऑलवेज कम इन पेयरिंग फॉर्म। पेयर समझते हो ना, जोड़ी में आएगा ये। और इम्पॉर्टेंट ये बात है जो कि हम पहला वाला भी बताए थे तुम लोग को इससे पहले, कि जो पेयरिंग फॉर्म होगा, यानी कि 2 जहाँ पे तुम लोग को पुट करना होगा, वो सिमिलर वैल्यू का होना चाहिए। जो वर्ड होना चाहिए वो सिमिलर वैल्यू का होना चाहिए। बात समझे? इससे पहले ही बताए थे ना सिमिलर वैल्यू। जैसे हम आदमी का नाम बोल रहे हैं तो उस तरह भी आदमी का नाम ही होना चाहिए। आदमी का नाम बोल रहे हैं और यूएस बोल रहे हैं तो गलत हो जाएगा ना। सिमिलर काइंड होना चाहिए, सिमिलर कैटेगरी होना चाहिए। एग्जाम्पल समझो, क्या क्या एग्जाम्पल हो सकता है जो तुम लोग बचपन से देखते हुए आ रहे हो। आइदर और, नाइदर नॉर, करेक्ट, बोथ, एंड, एस, ठीक है, हुड, रेदर, देन। समझ, ऐसे ढेर सारा वर्ड्स हो सकता है, नंबर लॉट्स ऑफ लिस्ट हो सकते हैं। समझ गए ना? आइदर और हो गया, नाइदर नॉर हो गया, बोथ एंड हो गया, एस हो गया, हुड रेदर हो गया, हाँ, इफ हो गया, देन। समझ गए ना? ऐसे ढेर सारा हो सकता है। देखो सब पेयरिंग है कि नहीं है बताओ तो? यहाँ पे हमें वर्ड्स पुट करने होंगे और यहाँ पे पुट करना होगा, यहाँ पे पुट करना होगा और यहाँ पुट करना होगा। जो हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं, चाहे हम सेंटेंस पुट कर रहे हो या फिर हम क्लॉज पुट कर रहे हो या फिर हम वर्ड्स पुट कर रहे हो, वो वर्ड्स हो चाहे फ्रेज हो चाहे क्लॉज हो, वो क्या होना चाहिए? सिमिलर वैल्यू का होना चाहिए, सेम होना चाहिए। समझ गए स्टूडेंट? लिख लो इस चीज को।
और ऐसे ढेर सारा सीरीज होगा। समझ गए ना? चलो इसका सेंटेंस देखते हैं हम लोग। और कुछ मान लो कि कुछ लिस्ट बीच में जुड़ गया तो हम डाल देंगे उसमें, क्योंकि ऐसा लिस्ट बहुत ढेर सारा हो सकता है, सबको लिखाना संभव नहीं है। विल हैव लॉट्स ऑफ लिस्ट। समझ गया ना? लिख लो, फटाफट लिख लो इसको। तो यहां सेंटेंस बनाते हैं। नंबर 1, योर हाउस इज 4 times, your house is 4 times bigger, your house is as, sorry यहाँ पे as लिखो, as 4 times bigger as mine। कंपैरिजन कर रहे हैं ना? क्या बोल रहे हैं? योर हाउस इज as 4 times bigger as mine, यानी कि तुम्हारा जो घर है वो 4 टाइम्स ज़्यादा बड़ा है मेरे घर से। माइन याद है? पॉजिटिव प्रोनाउन, बिल्कुल। तो यहाँ पे अंडरलाइन करो स्टूडेंट, ये एज यहाँ का पेयरिंग का है, इसका एग्जाम्पल है। समझ गए ना? और जहाँ तक सवाल है, कंपैरिजन किसका किया जा रहा है? एक घर का दूसरे के साथ। समझ गए ना? हाँ। नंबर 2 देखो, मैं इसमें लिस्ट में और भी जोड़ सकता हूँ। सेंटेंस जैसे ही बनेगा आई कैन ऐड अदर ऑल्सो। हाँ, ही इज बोथ इंटेलिजेंट, ही इज बोथ इंटेलिजेंट एंड स्मार्ट। ही इज बोथ इंटेलिजेंट एंड स्मार्ट। देख रहे हो स्टूडेंट? ये देखो, और यहाँ पे सिमिलर वैल्यू वाला आया कि नहीं आया बताओ? दोनों ही एडजेक्टिव है। करेक्ट? ही इज बोथ इंटेलिजेंट एंड स्मार्ट। नंबर 3 देखो, हाँ ये हो गया। अब देखते हैं थोड़ा सा इसका। इफ आई डू मिस्टेक्स, इफ आई डू मिस्टेक्स कॉमा then you can correct me, you can correct me। देखो, if यहाँ पे है स्टूडेंट और then यहाँ पे है, और ये देखो यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो एक क्लाउज है, और यहाँ से देखेंगे क्लाउज है। That's why we are putting comma। दो अलग है ये। समझ गया ना? देखो जैसे एस में आएगा तो कॉमा पुट नहीं होगा, बट यहाँ पे इफ और देन में आएगा तो ऑलवेज पुट कॉमा, इसलिए क्योंकि दो अलग अलग क्लाउज है, इसलिए भी है, तो इंडिपेंडेंट क्लाउज है। बात समझ गए ना? बट फैन बॉयज में यदि क्लाउज आएगा तो हमेशा कॉमा, क्योंकि दोनों इंडिपेंडेंट क्लाउज को ही ज्वाइन करता है। ये भी देखो इंडिपेंडेंट क्लाउज है, तो आपको पता होना चाहिए कॉमा ऐड क्यों हो रहा है। समझ गए ना? बट आइदर और में कॉमा यूज ऐड नहीं होता है, नाइदर नॉर में नहीं होता है। हाँ देखो, एक चीज और समझ लो स्टूडेंट, एक तो मैंने एक्सप्लेन किया है कि इफ हो और देन हो। सुनो ना बच्चे लोग, लिखना थोड़ी देर में ना, सुन लो अच्छे से पहले। इफ और देन में ऑलवेज पुट कॉमा। मैं यदि मान लो कि सेंटेंस आइदर से हो, जैसे मान लो कि एक सेंटेंस लिखा रहा हूं, जैसे आइदर you can stay here or you can go there। विकल्प दिया जा रहा है, go there। either you can stay here, या तो आप यहां पे रुक सकते हो या फिर आप जा सकते हो। यही नहीं हुआ? डोंट पुट कॉमा here, कॉमा पुट नहीं कर सकते, क्योंकि आइदर और के बीच में कॉमा नहीं होता है, इफ और देन के बीच में कॉमा होता है। ये भी एक डिफरेंस है। आइदर और कभी नेवर पुट कॉमा एक साथ आते हैं, बट इफ और देन एक साथ आने के बाद भी हमें कॉमा पुट करना पड़ता है। समझ गए ना क्या बोल रहे हैं? इसलिए डोंट पुट कॉमा हियर, लिख लो इस चीज को। और देखो यहाँ पे भी क्लॉज है, इफ यू
क्लोजली ऑब्जर्व, ये क्लाउज है कि नहीं है? एक क्लाउज है और ये क्लाउज है। हाँ यस, क्लाउज है ये, समझे? इट इज ए इंडिपेंडेंट क्लाउज, इट इज ए इंडिपेंडेंट क्लाउज, बट वी शुड नॉट पुट कॉमा। हाँ, यदि मान लो कि फैन बॉयज का और रहता तब पुट करना पड़ता, बट ये नहीं है, ये पेयरिंग में है। ये क्या है? पेयरिंग में है। समझ गए ना? छोटा छोटा चीज सीखने वाला चीज है स्टूडेंट। देखो यहाँ पे एक लिस्ट में और भी जोड़ रहा हूं, नॉट ओनली बट ऑल्सो। ठीक है, ये शब्द बहुत ज़्यादा यूज होता है, ये पेयरिंग, नॉट ओनली बट ऑल्सो। लिख लो इसको तेजी से। समझ गए ना? कोई दिक्कत, कहीं पे कंफ्यूजन? इफ और देन यू शुड प्लेस कॉमा। सो फॉर आइदर और इज कंसर्न यू शुड नॉट पुट कॉमा। चाहे वो वर्ड्स हो, चाहे वो फ्रेज हो, चाहे वो क्लॉज हो, क्लॉज का कोई भी नेचर का हो, डोंट पुट कॉमा देयर, क्योंकि आइदर और एक साथ ही आता है। बात समझ गए ना? बट सो फॉर इफ और देन इज कंसर्न देयर वी हैव फ्लेक्सिबिलिटी टू पुट कॉमा, वहां पे हम कॉमा को यूज कर सकते हैं। देखो क्या तुम्हारा कितना नंबर किए थे हम लोग? 4, 5 नंबर। देखो the actor is not only the actor is not only talented, but also skillful। ठीक है, और यहाँ पे कुछ भी तुम लगा सकते हो। तुम यहाँ टैलेंटेड नहीं लिख के तुम स्मार्ट भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए? दोनों ही क्या है, तुम्हारा एडजेक्टिव है। तो हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि द जो एक्टर है, जिस पर्टिकुलर एक्टर के बारे में बोल रहे हैं, इसलिए द एक्टर ए शुरू होगा ना, द एक्टर। क्या पढ़ेंगे इसको? द एक्टर। द एक्टर इज नॉट ओनली टैलेंटेड बट ऑल्सो स्किलफुल। ठीक है, तो वो जो एक्टर है वो केवल टैलेंटेड ही नहीं है, स्किलफुल भी है, उसके पास और भी स्किल है। अब तुम लोग, कई लोग बोल सकते हैं कि सर टैलेंटेड और स्किलफुल तो एक ही चीज़ है, क्योंकि जो टैलेंटेड है वो स्किलफुल हो सकता है। तो इसलिए यदि तुमको सिमिलर वर्ड लग रहा है, क्योंकि टैलेंटेड ज़्यादा बड़ा शब्द है, टैलेंट के अंदर कुछ भी हो सकता है। तो यदि तुमको लग रहा है कि टैलेंटेड और स्किलफुल सेम ही है, तो यू पुट स्मार्ट, इसलिए हम लिख रहे हैं द एक्टर इज नॉट ओनली स्मार्ट बट ऑल्सो स्किलफुल। या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं द एक्टर इज नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट ऑल्सो स्मार्ट। आप कुछ भी एडजेक्टिव वहां पुट कर सकते हो। इसका मतलब क्या, केवल एक्टर टैलेंटेड ही नहीं, स्किलफुल भी है। एक्टर केवल स्मार्ट ही नहीं, स्किलफुल भी है। दोनों क्वालिटी एक्टर के पास प्रेजेंट है। देख रहे हो ना? ये भी पेयरिंग में आया कि नहीं आया? तो यहाँ पे देखो, ये नॉट ओनली यहाँ पे अंडरलाइन करो, ठीक है, बट ऑल्सो यहाँ पे अंडरलाइन करो। और ये जो शब्द तुमने रखा और ये जो शब्द रखा, ये सिमिलर वैल्यू का है कि नहीं है? दोनों ही एडजेक्टिव है। यस, दोनों ही एडजेक्टिव है, दोनों सिमिलर वैल्यू बिलोंग करता है। बात समझ में आया तुम लोगों को क्या बोल रहे हैं हम? हमेशा याद रहना चाहिए कि वैल्यू क्या है तुम्हारा, सिमिलर है। हाँ, अब यहां पे देखो, इसका ही बनाते हैं। आई वुड रेदर प्रिफर टी देन कॉफी। देखो, वुड रेदर को अंडरलाइन करो और देन को अंडरलाइन करो, टी एंड कॉफी। अभी मत कहना कि सर प्रिफर है, प्रिफर दोनों के लिए है। तो ये मत बोलना कि सर यहाँ पे ज़्यादा शब्द है, यहाँ पे कम शब्द है, और तुमको ठीक से नहीं दिख रहा है। वो टी और कॉफ़ी के बीच में ही बोला जा रहा है, बीच में। समझ गए क्या बोल रहे हैं?
आई वुड रेदर प्रिफर टी देन कॉफ़ी, मैं ज़्यादा किसको पसंद करता हूँ, टी को पसंद करता हूँ ओवर कॉफ़ी, कॉफ़ी को कम पसंद करता हूँ। कहने का मतलब ये हुआ, देखो पेयरिंग में काम हो रहा है ना, ऑल आर वर्किंग इन पेयरिंग, और जो वर्ड्स ले रहे हैं, जो फ्रेज ले रहे हैं, जो क्लाउज ले रहे हैं, वो सभी सिमिलर वैल्यू का है। समझ गए ना, तो हो गया ना, समझ गए ना, इस तरह ढेर सारा लिस्ट हो सकता है स्टूडेंट्स। तो सेकेंड वे हैव कंप्लीटेड, ठीक है, हो गया। क्या है बताओ, क्या किए अभी हम लोग, कोरिलेटिव, कोई मतलब जो रिलेटेबल हो और जो पेयरिंग में हो। चलो लिख लिया तुम लोग, बनाओ सेंटेंस, बनाओ तुम लोग भी, तेज बनाओ सेंटेंस। खाली यही लिखोगे तो फिर कैसे सीखोगे, खुद का सेंटेंस होना चाहिए। थर्ड वन, that is subordinating conjunction। याद करो स्टूडेंट फर्स्ट क्लास को, फर्स्ट क्लास में क्या बताए थे तुम लोग को, ये ऐसा कंजंक्शन होगा या फिर ऐसा वर्ड होगा जो क्या करेगा, कनेक्ट करेगा। किसको कनेक्ट करेगा, डिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज का मतलब सबऑर्डिनेट क्लॉज है ना, क्या करेगा, डिपेंडेंट क्लॉज को इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ ज्वाइन करेगा। समझ गए ना, डिपेंडेंट क्लॉज को इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ ज्वाइन करेगा, और ऐसा जो शब्द होगा, ऐसा जो कंजंक्शन होगा, क्या कहलाएगा, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहलाएगा। एग्जांपल समझो, जैसे हो गया बिकॉज, ऑल्दो, बिसाइड्स, ठीक है, ये बहुत सारे शब्द हो सकते हैं इसके अंदर। इफ, उसमें क्या दे, इफ और देन देख रहे थे, इसमें इफ हो सकता है, सिंपल इफ, क्योंकि इफ कनेक्ट कर सकता है दोनों को, समझे, दोनों कनेक्ट कर सकता है इफ। हाँ, इसमें देखो सिंस हो जाएगा, फॉर हो सिंस हो जाएगा, आफ्टर हो जाएगा, बिफोर हो जाएगा, अनटिल हो जाएगा, अनलेस हो जाएगा, समझे, हाँ, प्रोवाइडेड हो जाएगा, प्रोवाइडेड हो जाएगा, इसमें तुम्हारा व्हेनेवर हो जाएगा, व्हेनेवर, इसमें व्हाटएवर हो जाएगा, हाँ, वेरी गुड, डिस्पाइट, डिस्पाइट हो जाएगा, वेरी गुड, हाँ, सॉरी, हाँ, हाउएवर इसमें नहीं होगा, अभी बताएंगे थोड़ी देर में, ना नहीं होगा, हाउएवर नहीं होगा, हाउएवर तुम्हारा अभी थोड़ी देर में एक कैटेगरी बताएंगे, एक फोर्थ कैटेगरी भी हम लोग इंट्रोड्यूस करने वाले हैं आज क्लास में, जो यहाँ नहीं होगा वो सब वहाँ बैठ जाएगा। निकालो फटाफट लिस्ट लिखो। अब देखो पता है इसका खास चीज़ क्या है पता है, ये जितने भी सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है, इसका जो प्लेसमेंट होगा, प्लेसमेंट समझते हो ना, सेंटेंस में कहाँ आना चाहिए, इसका जो प्लेसमेंट है, या तो ये बिगिनिंग में आ सकता है, या तो शुरुआत में आ सकता है, या फिर ये मिडल में भी आ सकता है। इसका दो जगह प्लेसमेंट हो सकता है, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द सेंटेंस। इसका प्लेसमेंट कहाँ कहाँ हो सकता है स्टूडेंट, या तो बिगिनिंग में या फिर मिडल में। समझते हैं सभी चीज को। हाँ, लिख लिया हो सभी चीज, तो देखो कुछ कुछ बना देते हैं, देखो यहां पे देखो, फर्स्ट वन, you can listen to music provided
यू शुड नॉट प्रोवाइडेड, या फिर प्रोवाइडेड इट शुड नॉट, इट शुडंट डिस्टर्ब एनीवन। समझ गए ना इसका मतलब? प्रोवाइडेड। तुम म्यूजिक सुन सकते हो, यू कैन लिसन टू म्यूजिक, तुम सुन सकते हो। शर्त क्या है? इसके वजह से कोई डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। इट शुड नॉट डिस्टर्ब एनीवन। समझ गए ना? तो देखो ये शर्त क्रिएट किया ना, और दो चीज को, दो क्लॉज को बच्चे लोग, दो क्लॉज को इसने ज्वाइन किया। मन यहाँ पे कॉमा नहीं है, यहाँ पे कॉमा नहीं है। अच्छा, इससे पहले एक चीज मुझे बताना, ये तो चलो लिख लो। मैं अब तुम लोग को बताना चाहूँगा कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, उसमें डिफरेंस समझो। ठीक है, ऐसा एक सेंटेंस लिखते हैं ताकि डिफरेंस समझाने के लिए। जैसे देखो, इट इज रेनिंग, इट इज रेनिंग, कॉमा, सो आई हैव एन अम्ब्रेला। ठीक है, सिंस इट इज रेनिंग, कॉमा, आई हैव एन अम्ब्रेला। I have an umbrella because it is raining. अब यहाँ पे समझना होगा तुम लोग को, बहुत अच्छे से समझना होगा। इट इज अ रेनिंग, कॉमा, सो आई हैव एन अम्ब्रेला। ये जो सो है, ये बताओ कौन सा सो है? फैन बॉयज का सो है। तो ये क्या है बताओ, कौन सा कंजंक्शन हो जाएगा? ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हो जाएगा। ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हो जाएगा। बात समझे? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का जो फैन बॉयज था ना, हाँ, फैन बॉयज, उसी का एस का बात कर रहे हैं हम लोग। सो मैं ये देखो, अब देखो हम क्या बोले हैं अभी तुम लोग को प्लेसमेंट में। इधर देखो, अभी मत लिखो वो चीज। प्लेसमेंट में क्या बोले हैं? या तो मिडल में हो सकता है या फिर स्टार्टिंग में हो सकता है। नहीं समझोगे बाद में कुछ नहीं समझ में आएगा, पहले समझो। या तो मिडल में हो सकता है या फिर स्टार्टिंग में हो सकता है। देखो स्टार्टिंग में है, देखो मिडल में है। समझ में आ रहा है ना? अब देखो खासियत पता है क्या है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का? यदि बिगिनिंग में है तो कॉमा हो सकता है, यदि बिगिनिंग में है तो कॉमा हो सकता है, और यदि मिडल में है तो कॉमा की कोई जरूरत नहीं है। यू जस्ट सी द मैजिक। समझ गए ना? मैं यहाँ पे ऐसा नहीं है, क्यों? क्योंकि ये पूरा श्रेणी तुम्हारा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का जाता है। तो एक में आप देखो, इसका मतलब सेम ही ना है, इससे मीनिंग है सबका। चूंकि पानी पड़ रहा है इसलिए मेरे पास अम्ब्रेला है, मेरे पास अम्ब्रेला है क्योंकि पानी पड़ रहा है। थर्ड का मतलब ये हुआ, सबका मीनिंग सेम हुआ ना, सब सेम, तीनों का मीनिंग सेम है। तो यहाँ पे एक चीज नोट करके लिख दोगे, ऐसे करके, ऐसे करके, व्हेन। अब लिख सकते हो तुम लोग। जब एक्सप्लेन कर रहे हैं तो उस समय लिखना नहीं है, उस समय सुनना होता है। व्हेन ए सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, when a subordinating conjunction is placed in the beginning, use comma to separate two clauses। सही बात है ना? टू क्लॉजेस सेपरेट करने में, टू सेपरेट टू clauses, full stop। if the conjunction मतलब subordinating conjunction, if the conjunction, ये तो हो गया ना, ये वाला लिख लिया हो ना, ये वाला, ये वाला चीज ऊपर लिखा रहे हैं, ठीक है ना? ये वाला चीज हम ऊपर लिखा देते हैं।
इफ द कंजंक्शन मतलब सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, इफ द कंजंक्शन is used in the middle don't use comma। होप सो समझ में आ गया होगा, और इसका एग्जांपल तुम दोनों यहां पे देख सकते हो। क्योंकि ये पहले यूज हो गया था, यहां पे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यहां पे यूज हो गया था, इसलिए हम कॉमा दिए। चूंकि इसमें मिडल में है इसलिए कॉमा नहीं है इससे पहले। बट इसका केस देखो, ये चूंकि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है इसलिए कॉमा होगा ही होगा, क्योंकि दोनों ही अलग अलग क्लॉज है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है। क्योंकि हम जानते हैं कि फैन बॉयज हमेशा यदि क्लॉज को जोड़ना चाहेंगे तो दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ेगा वो। समझ गए ना? अब इसमें देखो जितना भी था स्टूडेंट, अब तुम खुद देखो आखिर हमारा डेफिनेशन क्या है। देखो यहाँ पे अब ये चीज हर जगह लागू होगा। जैसे हम लोग इससे पहले क्या सेंटेंस था बताओ तो, क्या लिखे थे इससे पहले? फर्स्ट क्या सेंटेंस लिखे थे? हाँ, यू कैन लिसन टू म्यूजिक प्रोवाइडेड। अब देखो, चलो मैं यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ ये बताने के लिए। यू कैन लिसन टू म्यूजिक provided it should not बोलो बात एक ही है। it should not disturb anyone। देखो anyone साथ में दो क्लॉज है कि नहीं है? यहां से लेके यहां तक एक क्लॉज है। बच्चा लोग क्या है, क्लॉज है कि नहीं? यहां पे एक क्लॉज ये हो गया, दूसरा क्लॉज यहां से लेके यहां तक। और चूंकि इस क्लॉज में ये वर्ड जुड़ा हुआ है ना, तो ये क्या हो गया? डिपेंडेंट क्लॉज। और ये वर्ड क्या कर रहा है? जोड़ रहा है इसको। यही ना बोले थे, जिस क्लॉज में कोई वर्ड अटैच हो गया, जैसे ऑल्दो अटैच हो गया, इफ अटैच हो गया, प्रोवाइडेड अटैच हो गया, अनलेस अटैच हो गया, अनटिल अटैच हो गया, वो ऑटोमेटिकली वो क्लॉज क्या बन गया? डिपेंडेंट क्लॉज। बात समझे ना? डिपेंडेंट क्लॉज कैसे बना है? बिकॉज ऑफ द अटैचमेंट ऑफ कंजंक्शन। तो ऐसा कंजंक्शन को क्या बोलेंगे? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो इसमें क्या लिखा गया देखो, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन मतलब वो वर्ड, वो कंजंक्शन जो तुम्हारा डिपेंडेंट क्लॉज को इंडिपेंडेंट क्लॉज से जोड़ता है। तो एक तो पहले देखो ये समझना होगा कि आखिर इसी के वजह से ये क्लॉज भी डिपेंडेंट क्लॉज बना, इसी वर्ड के वजह से। और यही वर्ड इस सेंटेंस को भी इसके साथ जोड़ रहा है, इस क्लॉज को भी इसके साथ जोड़ रहा है। तो इट इज अ प्लेइंग बोथ द रोल इफ यू लुक क्लोजली। क्यों? प्रोवाइडेड शब्द आया तभी ये डीसी बना। एट द सेम टाइम जब डीसी बना, डिपेंडेंट क्लॉज बना, तो कोई तो इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा जिसके साथ इसका रिलेशन है, तो ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। सो सिंपल। ये प्रोवाइडेड के वजह से ये डीसी बना है। क्योंकि बोले ना, डिपेंडेंट क्लॉज कैसे पता चलेगा, सबऑर्डिनेट क्लॉज कैसे पता चलेगा? जब उसके साथ कुछ वर्ड अटैच होंगे। अब यहाँ पे लेते हैं, यहाँ पे देखो। अब बच्चे लोग यहाँ पे ध्यान दो, ये समझ में आ गया ना? अब यहाँ पे दो। अब तुम लोग बताओ कौन सा डीसी है, कौन सा आईसी है, बताओ तो। ये एक क्लॉज है, ठीक है, और एक क्लॉज है। बताओ तो ये क्लॉज लेट से 1 और ये क्लॉज 2, तुम बताओ तो कौन सा क्लॉज डिपेंडेंट क्लॉज है? फर्स्ट वन। क्यों? क्योंकि सिंस जुड़ा हुआ है, और ये सिंस ही एक्चुअली इस पूरा क्लॉज को इसके साथ जोड़ रहा है विद द हेल्प ऑफ कॉमा आल्सो। अब सिमिलरली यहां बताओ, ये फर्स्ट क्लॉज हो गया और वो सेकंड क्लॉज हो गया। यहां से लेके सेकंड क्लॉज नहीं, और यहां से लेके यहां तुम्हारा फर्स्ट क्लॉज। तो बताओ, यस, सेकंड क्लॉज इज योर डिपेंडेंट क्लॉज। क्यों? क्योंकि इसके साथ बिकॉज अटैच। बहुत सिंपल भाषा में समझाया है, इट्स सो सिंपल। बात समझ गए ना? लिख लो इस चीज को, इसको लिख लो। अभी इतना लिखने की जरूरत नहीं है, अंडरस्टैंडिंग हो गया तो हो गया। क्योंकि आपका जो आपका डेफिनेशन है, डेफिनेशन के हिसाब से तुमको प्रूव करना पड़ेगा ना कि ऐसा चीज सच में घटित हो रहा है। पता चला डेफिनेशन कुछ और दे दिया, यहाँ पे लिख रहे हो और तुम ये चीज को समझ ही नहीं पा रहे हो कि डीसी कौन सा, आईसी कौन सा। तो क्या काम का वो फिर लेक्चर, या क्या काम का वो कॉन्सेप्ट? तुमको समझ में आया? ये लिख लिया हो ना सभी?
लिखे हो? खुश हो, बताओ। ऐसे खुशी रहना चाहिए, मत समझने के बाद और खुशी मिलना चाहिए। और यदि समझ में नहीं आ रहा है फिर भी खुश हो तो सोचो मस्तिष्क काम नहीं कर रहा है, और मस्तिष्क में है ना। हमारे बच्चे लोग कई बार डिबेट में मस्ती बोल देते हैं शब्द। इट इज़ अ मस्ती टाइम, है ना। मस्ती टाइम कैसे होता है? पढ़ेगा लिखेगा नहीं तो मस्ती टाइम रहेगा। और जितना पढ़ोगे उतना गंभीर टाइम हो जाएगा, और वो गंभीर टाइम की वजह से फिर बाद में मस्ती टाइम भी आएगा। अभी यदि मस्ती टाइम है तो बाद में जो गंभीर टाइम होगा वो सच में ज़्यादा गंभीर होगा। इतना गंभीर होगा बाबू, इसके अलावा पड़ जाएगा इस चीज़ का। क्यों? तुम तो एक्टर है नहीं कि तुम स्किलफुल होगा। आई मीन स्किल ही कुछ नहीं लिया तुम। चलो बताओ, ये हो गया। अब देखते हैं कितना सेंटेंस हुआ था मिला के। 3-4 सेंटेंस बन चुके हैं ना। उसको चलो मैं 2 कर देता हूँ, बाकी सब उसको देखे थे। वो एक्चुअली 2, 3, 4 ही है, बट यहाँ से मैं 2 लेता हूँ। तुम लोग अपने हिसाब से क्रोनोलॉजी लिख लो वहाँ पे। आई विल पास if the signal becomes green। देखो मैंने if से पहले कॉमा नहीं लगाया है। होप सो समझ में आ गया होगा। I will pass one clause and this is second clause and this one is your subordinating conjunction, और ये पूरा को इसके साथ जोड़ रहा है। समझ गए ना? और बताओ और क्या क्या वर्ड्स था उसमें। हाँ, डिस्पाइट देखते रहो। डिस्पाइट ऑफ हिज फॉल्ट्स everyone likes him। डिस्पाइट ऑफ हिज फॉल्ट, बहुत ज़्यादा फॉल्ट होने के बावजूद भी सभी लोग उसको पसंद करते हैं। देखो डिस्पाइट, इसलिए यहाँ पे कॉमा। क्यों? क्योंकि बिगिनिंग में स्टार्ट हुआ, इसलिए कॉमा। और देखो ये कौन सा क्लॉज हो गया स्टूडेंट? डीसी हो गया, डिपेंडेंट क्लॉज। और ये कौन सा हो गया? आईसी हो गया, दिस आईसी। समझ गए ना? और बताओ क्या क्या वर्ड्स है उसमें लिस्ट में। ऑल्दो का मैंने पहले भी दिया है ना तुम लोग को। हाँ, ऑल्दो he cleared the exam, comma, he got poor marks। Although he cleared the exam, he got poor marks। समझ गए ना? या फिर तुम इसको पेयरिंग में भी लिख सकते थे, पेयरिंग वाला although और but करके, वहां पे भी आ जाएगा। ये बहुत अच्छे से बैठ जाएगा वहां पे पेयरिंग में। समझ गए ना? यस, बट ही गॉट पोर मार्क्स। नहीं, ही लगाना पड़ेगा तुमको। हाँ, बट गॉट पोर मार्क्स यू कैन पुट और यू कैन एमिट ऑल्सो। अंडरस्टूड, हाँ बिल्कुल होता है, बट कई बार आपको लिखना सही रहता है। अब जैसे कॉमा यूज कर रहे हो ना यहाँ पे, तो इट इज अ बेटर टू राइट डाउन। कॉमा यूज कर रहे हो ना? हाँ बिल्कुल, कॉमा मतलब एक क्लॉज कंप्लीट हो गया, ये है इसका मतलब। कॉमा यदि बीच में क्लॉज के बीच में आए तो एक क्लॉज कंप्लीट एंड नाउ स्टार्टिंग विद द न्यू क्लॉज। अच्छा, उसके बारे में हम लोग कमेंट कर रहे हैं, उसके बारे में नहीं, वो तो मैंने एप्लीकेशन में तुम लोग को पंक्चुएशन में बताया है, तो वो तो बिल्कुल होता है। मैं इस दृष्टिकोण से बोल रहे हैं। एप्लीकेशन जानते हो, कॉमा का ढेर सारा एप्लीकेशन है। आई हैव कवर्ड इन द पंक्चुएशन मार्क ना, बहुत सारा एग्जांपल। हाँ, वो अभी जस्ट यूज़ किए ना हम लोग,
द कंजंक्शन मतलब सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। एक बार आप चर्चा कर चुके हो, आप द लगा दो या दी लगा दो, मीनिंग वही डिनोट करता है। ये समझ गए ना तुम लोग, ये समझ में आ गया ना? तो इस तरह ढेर सारा लिख सकते हो तुम लोग, हाँ इस तरह तुम लोग बहुत सारा लिख सकते हो, समझे? बिसाइड्स था उसमें है ना, ही कैन स्पीक 4 languages, he can speak 4 languages besides English। देखो besides English, इसने किसको कनेक्ट किया है? हाँ 4 लैंग्वेजेस और इंग्लिश को कनेक्ट किया besides, क्योंकि कंजंक्शन इज कनेक्टिंग द वर्ड्स। यहाँ पे क्या कर रहा है? क्लॉज को कनेक्ट कर रहा है, यहाँ पे ये वर्ड्स को कनेक्ट कर रहा है। अब ये बिसाइड है, कई बच्चे लोग को ना ये बिसाइड और ये इस बिसाइड के बारे में कंफ्यूजन हो जाता है, ये बिसाइड और ये बिसाइड्स, ये दोनों के बीच में बहुत अंतर है। ये बिसाइड का मतलब आसपास, जैसे बोलते हैं ना इन फ्रंट ऑफ, अपोजिट ऑफ, ये बिसाइड वो पास का, ये वो बिसाइड। और ये बिसाइड्स का मतलब है इन एडिशन ऑफ, ये भी है ये भी है, समझ? इसका मतलब क्या कि नियर है, नियर बाय, आसपास, समझ गया ना? हाँ। और ये इन एडिशन टू, इसका मतलब क्या? इन एडिशन टू। तो इसका मतलब क्या हुआ? ही कैन स्पीक 4 लैंग्वेज, वो 4 लैंग्वेज बोल सकता है ना, बिसाइड्स इंग्लिश, इंग्लिश को छोड़ के, अपार्ट फ्रॉम इंग्लिश, अपार्ट फ्रॉम इंग्लिश, इन एडिशन टू बोलो या फिर अपार्ट ऑफ, हाँ अपार्ट ऑफ, यानी कि ये भी नॉलेज है इसको, इंग्लिश का भी नॉलेज है और 4 लैंग्वेज अलग से भी आता है इसको। हाँ यहाँ पे देखो ही के बाद कैन आया इसलिए V1, यहाँ मॉडल्स आया ना स्टूडेंट। यदि यहाँ पे मॉडल्स नहीं आता तो क्या लिखते? ही स्पीक्स लिखते, V5 लिखते। क्योंकि यहाँ पे मॉडल्स आ गया, कभी भी यदि मॉडल्स आ जाए, शुड आ जाए, कुड आ जाए, कैन आ जाए, माइट आ जाए, सेल आ जाए, विल आ जाए, तो हमेशा हमें क्या, कौन सा वर्ब का यूज़ करना चाहिए? V1 का यूज़ करना चाहिए। यदि यहाँ पे कैन नहीं होता तो क्या होता? V5 होता, ही स्पीक्स होता। ठीक है, तो ऐसे भी सेंटेंस बन सकता है, ही स्पीक्स 4 लैंग्वेजेस बिसाइड इंग्लिश। समझ गया ना? वो भी सेंटेंस सही था आपका। लिख लो इस चीज को, यस वी हैव कंप्लीटेड थर्ड कंजंक्शन। और जहां तक सवाल है अनलेस का, तो अनलेस तो आज सुबह के क्लास में ही बहुत अच्छा याद दिलाए थे बच्चे लोग को। याद करो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, उसमें अनलेस वर्ड बहुत अच्छे से यूज हुआ है। हम लोग बचपन में ना क्लास 9 में पढ़े थे। हाँ याद है तुम लोग को डेफिनेशन? कितना खूबसूरत डेफिनेशन है न्यूटन का फर्स्ट लॉ का, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। क्या था बताओ तो? हाँ, अनलेस एक कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है। अनलेस क्या है? कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है। और वो कौन सा तुम्हारा कंजंक्शन है? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। समझ गए? एवरीबॉडी, एवरी ऑब्जेक्ट टेंड्स टू रिमेन इन रेस्ट और इन मोशन, मोशन भी, अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन इट। ये डेफिनेशन है। तो खाली स्टैटिक ही नहीं, केवल रेस्ट ही नहीं, मोशन में भी होगा। यानी कि कोई भी बॉडी को, कोई भी ऑब्जेक्ट को आप रेस्ट में रखते हो तो रेस्ट ही में रहेगा जब तक एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, या कोई भी आप ऑब्जेक्ट को मोशन में फेंकते हो तो मोशन में ही रहेगा जब तक वो थर्ड फोर्स ना लगे, वहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स ना लगे उस पर। ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अब ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से बताओ कितना तरक्की हुआ दुनिया में। और जैसे एग्जाम्पल मान लो कि एक बॉल हम फेंकते हैं तो मोशन में नहीं रहता, वो रुक जाता है। तो कई लोग को लगेगा कि जब एक ऑब्जेक्ट को हम फेंक रहे हैं और फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन तो इस तरह वायलेट हो जाएगा फिर, क्योंकि फर्स्ट लॉ में बोला गया कि जितने भी कोई भी ऑब्जेक्ट यदि मोशन में तो मोशन में ही रहेगा जब तक तुम्हारा एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। तो तुम बॉल तो फेंक रहे हो तो बॉल तो रुक जाता है, तो बिना एक्सटर्नल फोर्स का कैसे रुक गया? तो इसका रीजन है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन आपको दिखता नहीं बट वहाँ पे वो एक्सटर्नल फोर्स के रूप में काम कर रहा है। और यदि मान लो कि एक ऐसा कंडीशन बनाओ, वैक्यूम लाइक कंडीशन, तो वहाँ पे यदि तुम बॉल को फेंकोगे तो बॉल एंडलेस चला जाएगा, क्योंकि वहाँ फ्रिक्शन नहीं लगने वाला है। इसका मतलब ये नहीं कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन वैलिड नहीं हुआ, बिल्कुल वैलिड है, बिल्कुल वैलिड है। तुम वैक्यूम में फेंक के देखो, इट विल गो कंटिन्यूअस, क्योंकि वहाँ पे फ्रिक्शन नहीं मिलेगा तुमको, क्योंकि फ्रिक्शन एयर के वजह से क्रिएट होता है। समझ गए ना? तो चूंकि मुझे याद आया अनलेस वाला चीज़, बहुत फेमस है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। होप सो समझ में आ गया होगा स्टूडेंट ये तुम लोग को।
यस आई हैव कवर्ड। और लास्ट वन देखो, एक चीज और ऐड करना चाहते हैं आज के लेक्चर में, मिटा देना ये चीज। कभी तुम लोग कॉम्बिनेशन देखे हो कंजंक्शन प्लस एडवर्ब का? हाँ, ये हम लोग एक कॉम्बिनेशन देखने वाले हैं, और ये कॉम्बिनेशन देख लोगे ना तो बहुत सारे वर्ड्स को सीख जाओगे कि हाउ टू यूज सच वर्ड्स, जो कि डेली लाइफ में यूज होता है, जो तुम लोग उस समय बोल रहे थे, हाउएवर, देयरफॉर, ठीक है ना, ये सभी चीज। तो उसके लिए टॉपिक आएगा, इसको तुम फोर्थ कैटेगरी में भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लिखो यहाँ पे कंजंक्टिव एडवर्ब, कंजंक्टिव एडवर्ब, ठीक है, कंजंक्टिव एडवर्ब। या फिर इसको दूसरा भाषा में कहा जाए, दूसरे नोमेनक्लेचर में कहा जाए, दूसरे शब्दों में कहा जाए तो इसको हम लोग एडवर्बियल कंजंक्शन भी बोल सकते हैं, एडवर्बियल कंजंक्शन। या फिर इसके लिए एक और टर्मिनोलॉजी है, क्या है इसके लिए? सबऑर्डिनेटिंग, सबऑर्डिनेटिंग एडवर्ब। सेम ही चीज को हम लोग अलग अलग नाम से बोल सकते हैं, कंजंक्टिव एडवर्ब, एडवर्बियल कंजंक्शन और सबऑर्डिनेटिंग एडवर्ब, सब एक ही है। तो देखो स्टूडेंट, बेसिकली इसमें हम लोगों ने क्या समझा, या देख के क्या समझ में आ रहा है तुम लोग को? देख के ये जरूर समझ में आएगा कि पक्का ये मिक्सचर है। पक्का क्या चीज का मिक्सचर है? एडवर्ब और तुम्हारा कंजंक्शन का पक्का मिक्सचर है। तो इस चीज को, ये जो टॉपिक है, इस चीज को एडवर्ब चैप्टर में भी पढ़ाया जा सकता है, कहने का मतलब ये हुआ, या फिर कंजंक्शन के चैप्टर में भी पढ़ाया जा सकता है। एनीवे, जब दोनों चीज का मिक्सचर है तो समझ रहे हो बात को, क्या बोल रहे हैं? अब देखो, अब इसको देखो, ये इतना नहीं समझोगे तो बहुत टेढ़ा हो जाएगा ये। यदि इसको कॉन्सेप्ट नहीं समझोगे तो बहुत टेढ़ा हो जाएगा, इसमें बहुत कुछ है। जैसे कंजंक्टिव एडवर्ब क्या करेगा? इट introduces the clause. It introduces the clause, and this clause ये, या फिर the clause, या फिर this clause becomes modifier. This clause become modifier, यानी कि adverb of the main verb of the main clause. अभी समझ में नहीं आएगा तुम लोग को, जब तक सेंटेंस नहीं लिखाएंगे तब तक समझ ही में नहीं आएगा। चलो एक एग्जांपल देते हैं, तब समझ में आएगा। आई लाइक यू, ठीक है। हाँ, क्या हो गया? इंट्रोड्यूस द क्लॉज एंड दिस क्लॉज बिकम्स मॉडिफायर ऑफ द मेन वर्ब ऑफ द मेन क्लॉज। आई लाइक यू, हाँ, इन फैक्ट, कॉमा, वी कैन बी गुड फ्रेंड्स। देखना, बहुत अच्छे से देखना, ठीक है। इसको देखो, अच्छे से देखो, अरे मत लिखो, बिल्कुल भी मत लिखो। मैंने पहले ही कहा कि ये दिमाग में आने वाला चीज़ नहीं है, इट्स सो कॉम्प्लेक्स। अभी तुम लोग को समझ में आ रहा है ये चीज़ क्या लिखा है? अब देखो, आई लाइक यू मत लिखना भी गलती से भी। आई लाइक यू फर्स्ट क्लॉज, इतना समझ में आ गया होगा। वी कैन बी गुड फ्रेंड्स सेकंड क्लॉज, ये समझ में आया ना? अब ये पंक्चुएशन मार्क अभी छोड़ो, और ये वर्ड छोड़ो, और कॉमा भी छोड़ो, ठीक है। अब देखो, ये जो चीज है इनफैक्ट, ये किसको इंट्रोड्यूस कर रहा है? इस क्लॉज को इंट्रोड्यूस कर रहा है। किसको इंट्रोड्यूस कर रहा है? इस क्लॉज को, वी कैन बी गुड फ्रेंड्स। अब ये जो क्लॉज है, ये एज अ मॉडिफायर के रूप में काम कर रहा है, एज अ एडवर्ब के रूप में काम कर रहा है। किसके लिए? इस लाइक के लिए, इस मेन क्लॉज का मेन वर्ब के लिए। देखे कितना मजेदार चीज है, इसमें ठहराव है, गंभीरता है इस कंजंक्शन में। फिर से मैं बोलूंगा, देखो, मैं उससे पहले बुर्बक बच्चा लोग ये समझ लो
एडवर्ब का मतलब क्या होता है? एडवर्ब का मतलब है जो वर्ब को मॉडिफाई करे, जो एडजेक्टिव को मॉडिफाई करे और तुम्हारा एडवर्ब को मॉडिफाई करे। यही ना होता है एडवर्ब का मतलब, जिसको हम हिंदी में क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण क्या कर सकता है? क्रिया को मॉडिफाई कर सकता है, विशेषण को मॉडिफाई कर सकता है, या फिर दूसरे क्रिया विशेषण को मॉडिफाई कर सकता है। सो सिंपल। अब यहाँ पे देखो, अब क्या बोलना चाह रहा है? कंजंक्टिव एडवर्ब या एडवर्बियल कंजंक्शन या फिर सबऑर्डिनेटिंग एडवर्ब सब एक ही है। ये क्या करता है? कोई भी क्लॉज को इंट्रोड्यूस किया, ये क्लॉज कैसे इंट्रोड्यूस होगा? जब इसके बाद होगा तो वो इंट्रोड्यूस होगा, उससे पहले इंट्रोड्यूस नहीं, ये इसको इंट्रोड्यूस करेगा। इंट्रोड्यूस किया ना, ये तुम्हारा एडवर्ब बन गया, ये एडवर्ब बन गया। किसका एडवर्ब बन गया? मेन क्लॉज का मेन वर्ब, क्योंकि जानते हो कि वर्ब को जो मॉडिफाई करे वही एडवर्ब होता है। इसलिए यहाँ पे शब्द हम मॉडिफायर दिए, क्योंकि मॉडिफायर दोनों ही चीज़ हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है, एडवर्ब भी हो सकता है, बट इस केस में क्या है? एडवर्ब है। तो क्यों नहीं बोल सकते कि एडवर्बियल कंजंक्शन है? ये ऐसा कंजंक्शन जो कि एडवर्ब के रूप में काम कर रहा है। बात समझे? या सबऑर्डिनेटिंग एडवर्ब, एडवर्ब है मगर सबऑर्डिनेट है। क्यों? क्योंकि ये पूरी तरीके से इसके ऊपर टिका हुआ है। अब इसका मीनिंग समझो। आई लाइक यू, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। आई लाइक यू, मैं तुमको पसंद करता हूँ। इनफैक्ट वी कैन बी गुड फ्रेंड्स, यानी कि इनफैक्ट हमें अच्छा दोस्त बन जाना चाहिए। इनफैक्ट का मतलब क्या है? मतलब कायदे से स्वाभाविक रूप से हमें अच्छा दोस्त बन जाना चाहिए, ये नो इसका मतलब। तो ये जो हमें दोस्त बन जाना चाहिए, वी कैन बी ए गुड फ्रेंड्स, इट इज़ अ वर्किंग एज अ एडवर्ब, ये एडवर्ब के रूप में काम कर रहा है। भले ये तुमको यहाँ पे क्लॉज दिख रहा है, बट इट इज़ अ वर्किंग एज अ एडवर्ब। और ये चीज़ को सजाने वाला, लाने वाला कौन है? ये है इनफैक्ट है, क्योंकि इनफैक्ट ने इंट्रोड्यूस किया हुआ एडवर्ब और वो कंजंक्शन को, और सॉरी उस क्लॉज को। इनफैक्ट तुम्हारा ये जो वर्ड है इनफैक्ट, इसने क्या किया? इंट्रोड्यूस किया इस क्लॉज को, समझे? और ये क्लॉज तुम्हारा क्या? मॉडिफायर के रूप में काम कर रहा है। तो ऐसे कंजंक्शन को हम क्या कहेंगे? कंजंक्टिव एडवर्ब कहेंगे। क्या कहेंगे? एडवर्बियल कंजंक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे? सबऑर्डिनेटिंग एडवर्ब कहेंगे। होप सो समझ में आ गया होगा। चलो लिख लो बच्चे लोग इसको, और इसका लिस्ट भी लिखा देते हैं। इसका एग्जाम्पल समझो। इनफैक्ट, हाउएवर, ठीक है, देयरफॉर, ठीक है, ऐसा ढेर सारा एग्जाम्पल हो सकता है, समझे? इनफैक्ट कई बार बिसाइड्स भी इसके अंदर आ सकता है, डिपेंडिंग, कई वर्ड्स उधर भी जा सकते हैं, कई वर्ड्स इधर भी आ सकते हैं, समझे ना? कई वर्ड्स देयर इज नो प्रॉपर सेपरेशन, कई बार इधर भी यूज हो सकता है। जैसे थर्ड का बताए थे ना, सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज में, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में बिसाइड यहाँ पे भी प्रेजेंट हो सकता है। समझ गए ना स्टूडेंट? ऐसा बहुत सारा हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल एक और बता देते हैं तुम लोग को। यहाँ देखो, जैसे अब देखो एक चीज़ देखो, चलो मैंने इसको एक्सप्लेन किया, व्हाट अबाउट द पंक्चुएशन मार्क, इसको भी एक्सप्लेन करना चाहिए था मुझे, ठीक है? अब एक चीज़ तो तुम लोग समझ जाओ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, अच्छे से देखो यहाँ पे। चलो ये तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया तुम लोग को कि ये क्या हो गया? कंजंक्टिव एडवर्ब हो गया, क्योंकि ये जो क्लॉज इंट्रोड्यूस कर रहा है वो एडवर्ब के रूप में काम कर रहा है, मेन क्लॉज, मेन वर्ब के लिए, मेन वर्ब का मेन क्लॉज के लिए। मैं ये इस पे कैसे कंट्रोल करें? इस पे तो हमेशा कंजंक्टिव एडवर्ब से पहले एक अप्रोप्रिएट पंक्चुएशन चाहिए, और वो अप्रोप्रिएट पंक्चुएशन दोनों ही हो सकता है, या तो सेमीकोलन हो सकता है या फुल स्टॉप हो सकता है। इसको एक ये हो गया। दूसरा है कि कभी भी आप कंजंक्टिव एडवर्ब लिखोगे तो कॉमा डालोगे ही डालोगे, इसलिए देयरफॉर के बाद हमेशा कॉमा होता है, ये समझ लो। हाउएवर के बाद हमेशा कॉमा होता है, देखे हो ना सेंटेंस लिखते हुए? रीजन यही है कि वो कंजंक्टिव एडवर्ब है। अब यहाँ पे देखो, यू शुड रिक्वायर ए अप्रोप्रिएट पंक्चुएशन बिफोर कंजंक्टिव एडवर्ब। तो या तो तुम्हारे पास दो विकल्प है, या तो यू कैन यूज सेमीकोलन, या फिर आप फुल स्टॉप भी यूज कर सकते हो, दोनों का मीनिंग सेम है। आई लाइक यू, फुल स्टॉप, इनफैक्ट गैप कर दोगे, दो अलग, इनफैक्ट कॉमा, वी कैन बी गुड फ्रेंड्स, वी कैन बी गुड फ्रेंड्स, ठीक है, गुड फ्रेंड्स। अब देखो यहाँ फुल स्टॉप कर दिए ना, तो दोनों का मीनिंग सेम है,
दोनों का मीनिंग सेम है। यहाँ तो या तो सेमी कॉलन पुट कर लो या फिर तुम यहाँ पे फुल स्टॉप पुट कर लो, मीनिंग दोनों का सेम है, हूबहू है। ठीक है, इसलिए मैं ये पहले लिख लो, ये लिस्ट में लिख लियो ना, इनफैक्ट हाउएवर देयरफॉर बिसाइड्स। तो एक चीज नोट करके लिखा देते, पहले ये लिख लो तेजी से, राइट डाउन। नोट करके लिख लो ऐसे करके, नोट। ऑलवेज यूज एन अप्रोप्रिएट, ऑलवेज यूज एन अप्रोप्रिएट पंक्चुएशन, हाँ, ऑलवेज use an appropriate punctuation mark। वो appropriate punctuation mark क्या है स्टूडेंट? सेमीकोलन। सेमीकोलन कैसे लिखा जाता है? इस तरह, या फिर फुल स्टॉप। बिफोर ए कंजक्टिव एडवर्ब। समझ गए ना? ये हो गया पहला नोट। दूसरा नोट क्या है? आफ्टर द कंजक्टिव एडवर्ब कॉमा, आफ्टर द कंजक्टिव एडवर्ब यूज कॉमा किए नहीं यूज। समझ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तुम लोग को पता होना चाहिए। ठीक है, यहाँ आप कॉमा, यहाँ पे आप कॉमा नहीं भी डाल सकते, कोई दिक्कत नहीं है, डाल भी सकते हो, इट्स ओके। समझ गए ना ये चीज़? तो एक सेंटेंस और बना देता हूँ, एग्जाम्पल समझो। He was sick, therefore he couldn't attend the meeting। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, he was sick, full stop, therefore comma he couldn't attend the meeting। समझ गए ना? बोथ आर करेक्ट। आप सेमीकोलन भी पुट कर सकते हो, अब फुल स्टॉप भी पुट कर सकते हो। जैसे हाउएवर एक देते हैं, सी वेंट टू मार्केट, फुल स्टॉप, सी वेंट टू मार्केट, हाउएवर कॉमा सी couldn't, ये लिख लिया हो सेंटेंस। सी couldn't buy anything। बनाना स्टूडेंट, देखो हाउएवर के बाद कॉमा लगा दिए ना, हाउएवर से पहले अप्रोप्रिएट पंक्चुएशन मार्क लगा दिए ना। अप्रोप्रिएट पंक्चुएशन मार्क का तात्पर्य क्या है यहाँ पे? या तो सेमीकोलन या फिर फुल स्टॉप। होप सो समझ में आ गया होगा। तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है स्टूडेंट, दैट्स इट।